हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्या कोचिंग सेंटर। आई होप कि आप लोग सभी बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम लोग रियल नंबर्स जो कि क्लास 10th मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर है उसे स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो चलिए अपने फर्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर में हर एक कॉन्सेप्ट को हम लोग बहुत ही बेसिक से स्टार्ट करेंगे और एक अच्छे लेवल तक लेके चलेंगे। तो चलिए रियल नंबर्स के बारे में समझते हैं। तो रियल नंबर्स क्या होते हैं? हम लोग बचपन से नंबर लाइन के बारे में पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो एनी नंबर्स दैट कैन बी प्लॉटेड ऑन अ नंबर लाइन आर कॉल्ड रियल नंबर्स। मतलब सपोज मैं -7 ले लेता हूँ, 2 ले लेता हूँ, 3 ले लेता हूँ, 5 ले लेता हूँ, 5/2 ले लेता हूँ, 3/2 ले लेता हूँ, √2 ले लेता हूँ। इस सारे नंबर को मैं नंबर लाइन पे प्लॉट कर सकता हूँ। इसका मतलब ये सारे नंबर्स क्या है? रियल नंबर्स है। तो एनी नंबर दैट कैन बी प्लॉटेड ऑन अ नंबर लाइन आर कॉल्ड रियल नंबर्स। ओके। अब इनका क्लासिफाई कैसे करते हैं हम लोग रियल नंबर्स को? हम लोग रियल नंबर्स को क्लासिफाई करते हैं दो हिस्सों में। एक है रैशनल नंबर्स और एक है इरेशनल नंबर। तो रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? एनी नंबर दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p by q, where p and q belongs to integers are called rational numbers. For example, कोई भी नंबर को अगर मैं p by q फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकता हूँ तो उनको क्या कहेंगे? रैशनल नंबर कहेंगे। सपोज मैंने ले लिया 2/3, ये p by q में रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। 7, 4/5, 6, ये सारे क्या है? मेरा रैशनल नंबर्स है। इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं? जो भी नंबर को हम लोग p by q फॉर्मेट में नहीं रिप्रेजेंट कर सकते उन सबको क्या कहेंगे? इरेशनल नंबर्स कहेंगे। सपोज फॉर एग्जाम्पल √2 हो गया, √5 हो गया, पाई हो गया। ये सारे क्या है? इरेशनल नंबर्स के एग्जांपल। अब रैशनल नंबर्स को हम लोग फर्दर दो हिस्सों में क्लासिफाई करते हैं। एक हो गया क्या? इंटीजर्स, और एक हो गया नॉन इंटीजर रैशनल नंबर्स। मतलब मेरा जितने भी फ्रैक्शंस हो गया, तो इसमें सारे इंटीजर्स पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव इंटीजर्स इंक्लूड हो जाएंगे इंटीजर्स में। और नॉन इंटीजर रैशनल नंबर्स में जितने भी मेरा फ्रैक्शंस और डेसिमल्स है सारे इंक्लूड हो जाते हैं। ओके। अब इंटीजर्स को हम लोग फिर फर्दर क्लासिफाई करते हैं नेगेटिव इंटीजर्स में और होल नंबर्स में। होल नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं? जीरो से लेके इनफाइनाइट तक जो सेट चलता है उन्हीं को क्या कहते हैं? होल नंबर्स का सेट। अब होल नंबर्स को भी हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं जीरो में और फिर नेचुरल नंबर्स में। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? वन से इनफाइनाइट तक जो सेट चलता है। तो ये हो गया हम लोग का बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ रियल नंबर्स एंड इट्स क्लासिफिकेशन। नाउ लेट्स अस मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। अब समझते हैं मल्टीपल्स क्या होते हैं और फैक्टर्स क्या होते हैं। तो मल्टीपल्स क्या होते हैं? जैसे मैं फॉर एग्जांपल मैं 2 का मल्टीपल्स लिखता हूँ, 2, 4, 6, 8, 10, 12। ये क्या है? मेरे सब 12 2 का मल्टीपल्स है। तो मैं अगर मैं इन सब में से 2 को कॉमन ले लेता हूँ तो मेरा अंदर क्या बचेगा? 1, 2, 3, 4 ऐसे चलता जाएगा। तो मैं ये क्या है मेरा? यही तो अभी पढ़े कि ये नेचुरल नंबर्स का सेट है। तो मैं कोई भी नंबर को अगर मैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो मेरे पास क्या आ जाता है? इनका मल्टीपल्स आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैं 3 का अगर मल्टीपल्स लिखूंगा तो क्या बनेगा फिर? 3, 6, 9, 12 एक्सेट्रा ऐसे चलता जाएगा। तो फिर ये मल्टीपल्स कैसे मिलते हैं? मल्टीप्लाई करने पे मिलते हैं। तो समझते हैं फैक्टर्स क्या होते हैं। जैसे मैं कोई भी नंबर ले लेता हूँ, सपोज फॉर एग्जाम्पल 24। तो 24 को हम कौन से ऐसे नंबर से डिवाइड करें जो कि एग्जैक्टली मेरा डिवाइड हो जाए? 2 से डिवाइड हो जाएगा, फिर 3 से भी डिवाइड हो जाएगा, 4 से डिवाइड हो जाएगा, 24 6 से डिवाइड हो जाएगा, फिर 12 से भी डिवाइड हो जाएगा, 1 से तो होगा ही होगा, और 24 से भी हो जाएगा। तो ये सब क्या है? ये सारे नंबर से 24 एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाते हैं। तो ये सब क्या है? मेरे 24 के फैक्टर्स है। एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाते हैं सारे नंबर से। तो ये सब क्या है? 24 के फैक्टर्स है। तो फैक्टर्स हमेशा किससे मिलता है? डिवाइड करने से मिलता है। ठीक है। एक और नंबर का ले लेता हूँ, 48 फॉर एग्जाम्पल। तो इसमें देखना कि मैं 1 से भी डिवाइड हो सकता है, 48 2 से भी एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा, 4 से भी हो जाएगा, 4 से भी हो जाएगा, 6 से भी डिवाइड हो जाएगा, 8 से भी डिवाइड हो जाएगा, 12 से भी हो सकता है डिवाइड, 24 से भी डिवाइड हो जाएगा, एंड 48। तो ये सब क्या है? मेरे 48 के फैक्टर्स हैं। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट आर प्राइम नंबर्स एंड कॉम्पोजिट नंबर्स। प्राइम नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं? जिन ऐसा नंबर जिनका सिर्फ दो ही फैक्टर हो, एक तो वन और वो नंबर खुद, वो सारे नंबर को क्या कहेंगे? प्राइम नंबर्स कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल 7 ले लेता हूँ। तो 7 के कितना फैक्टर्स हैं? 7 सिर्फ 1 से डिवाइड हो सकता है और 7 खुद 7 से डिवाइड हो सकता है। तो फिर मेरा दो ही फैक्टर्स बन रहे हैं इसमें, एक तो 1 हो गया और एक 7 हो गया। तो 7 को फिर क्या कहेंगे? प्राइम नंबर्स। ओके। और कॉम्पोजिट नंबर्स क्या क्या होते हैं?
द नंबर्स विच हैव मोर देन टू फैक्टर्स, जिनकी जिनके दो से ज्यादा फैक्टर्स हो, उन सारे नंबर्स को क्या कहेंगे, कॉम्पोजिट नंबर्स कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ सिक्स। सिक्स टू से भी डिवाइड होता है, थ्री से भी डिवाइड होता है, सिक्स खुद से भी डिवाइड होता है, वन से भी डिवाइड होता है। तो इट हैज फोर फैक्टर्स विच इज मोर देन टू, देयरफॉर इट इज अ कॉम्पोजिट नंबर। ओके, देखते हैं इस चैप्टर का जो मेन टॉपिक एचसीएफ एंड एलसीएम उसको समझते हैं। एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो एचसीएफ का मीनिंग होता है, एक तो हम लोग को क्या निकालना है, फैक्टर, एफ से फैक्टर होता है। तो हम लोग इतना समझ आ गया कि हम लोग को इस एचसीएफ में क्या निकालना होगा, फैक्टर निकालना होगा, जो कि कॉमन भी होना चाहिए और हाईएस्ट भी होना चाहिए। मतलब ऐसा फैक्टर जो कि कॉमन भी होना चाहिए दो नंबर के बीच में और सबसे बड़ा भी होना चाहिए। तो सपोज मैं कोई भी दो नंबर लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल 48 और 4, तो इनका एसीएफ कैसे निकलते हैं वो समझते हैं। एसीएफ का मीनिंग देख लेता हूँ। एसीएफ क्या होता है? एसीएफ ऑफ टू नंबर्स ए एंड बी is the greatest number which divides A and B exactly। मतलब ऐसा सबसे बड़ा नंबर या फिर वो सबसे बड़ा नंबर जो दोनों A एंड B को एग्जैक्टली डिवाइड कर दे। मतलब मैं अगर 48 का और 40 का एचसीएफ निकालूंगा तो वो मेरा ऐसा सबसे बड़ा नंबर होगा जो 48 को भी डिवाइड कर दे और 40 को भी एग्जैक्टली डिवाइड कर दे। तो देखते हैं कि इसको निकालते कैसे हम। तो एचसीएफ निकालने के लिए पहले हम लोग क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो 48 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या आएगा, टू से पहले करेंगे 24, फिर टू से 12, 6। सिमिलरली 40 का हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या आएगा, 20, 5, 1। अब 48 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 2 into 2 into 2 into 2 into 3। और 40 को कैसे लिख सकते हैं, 2 into 2 into 2 into 5। अब इसमें से दोनों जो फैक्टर्स है, प्राइम फैक्टर्स है, इनमें से कॉमन फैक्टर्स कौन से हैं, 2 है, ये भी है, ये भी है, यही कॉमन है और कुछ कॉमन नहीं बचा है। तो मेरा एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ ऑफ 48 एंड 40 इक्वल टू 2 into 2 into 2 विच इज इक्वल टू 8। तो मेरा एचसीएफ क्या आ गया, 8 आ गया। अब इसी को जो 48 का मैंने प्राइम फैक्टर्स लिखा, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 1। और 40 को मैं सिमिलरली लिख सकता हूँ 2 का क्यूब इंटू 5 का पावर 1। तो इसमें 3 मिसिंग है तो मैं लिख सकता हूँ 3 का पावर 0 एंड यहाँ पे 5 मिसिंग है तो 5 का पावर 0। क्योंकि कोई भी नंबर का पावर 0 क्या होता है, इक्वल टू 1 होता है। तो मैं लिख सकता हूँ। तो एचसीएफ में हम लोग क्या करते हैं, जब हम लोग प्राइम फैक्टर्स का पावर में लिखते हैं तो हम लोग हमेशा एचसीएफ में स्मॉलेस्ट पावर को लेते हैं। क्या लेते हैं, एचसीएफ में हम लोग हमेशा स्मॉलेस्ट पावर ऑफ प्राइम फैक्टर्स को लेते हैं। ठीक है, तो इसमें जैसे हम लोग पावर से अगर निकालेंगे एचसीएफ तो क्या हो जाएगा, मेरा यहाँ पे 2 का सबसे छोटा पावर कौन सा है, 3 और 4 में से 3 है। तो 2 का क्यूब इंटू 3 का सबसे छोटा पावर 0 इंटू 5 का सबसे छोटा पावर 0। तो मेरा एचसीएफ क्या आ जाएगा, 8 into 1 दैट इज इक्वल टू 8। क्लियर। तो एचसीएफ में हम लोग हमेशा ये ध्यान रखेंगे कि एचसीएफ में हम लोग कौन से पावर लेते हैं, हमेशा स्मॉलेस्ट पावर लेते हैं। ठीक है, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज एलसीएम। एलसीएम क्या होता है, तो एलसीएम का जो फुल फॉर्म है वो क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। मतलब स्मॉलेस्ट नंबर दैट इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाय ए एंड बी। मतलब ऐसा छोटा नंबर
जो दोनों ए और बी से डिवाइड हो जाए। यहाँ पे हम लोग क्या पढ़े थे एचसीएफ में, ऐसा सबसे बड़ा नंबर जो दोनों को डिवाइड कर दे, और यहाँ पे एलसीएम क्या होता है, ऐसा सबसे छोटा नंबर जो दोनों ए एंड बी से डिवाइड हो जाए। ठीक है, तो सपोज मैं एग्जांपल फॉर एग्जांपल ले लेता हूँ, कोई 48 और 40 को ही लेता हूँ। तो यहाँ पे ऐसा मेरे को नंबर निकालना पड़ेगा जो 48 से भी डिवाइड हो जाए और 40 से भी डिवाइड हो जाए। ऐसा सबसे छोटा नंबर निकालना होगा जो 48 से भी डिवाइड हो जाएगा और 40 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो चलिए पहले क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। 48 का 24, 12, 6, सिमिलरली 40 का भी प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। तो अब हम लोग 48 को क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 4 इंटू 3 का पावर 1, और 40 को क्या लिख सकते हैं, 2 का क्यूब इंटू 5 का पावर 1। अब यहाँ पे 5 का पावर कुछ नहीं है तो 5 का पावर 0 लिख सकते हैं, यहाँ पे 3 का पावर कुछ नहीं है तो 3 का पावर 0 लिख सकते हैं। अब एलसीएम में हम लोग हमेशा क्या लिखते हैं, एलसीएम ऑफ 48 एंड 40 इक्वल टू, एलसीएम में हमेशा लीस्ट कॉमन मल्टीपल में हम लोग पावर्स जो होते हैं वो हमेशा हाईएस्ट पावर ऑफ प्राइम फैक्टर्स लेते हैं। क्या लेते हैं, हाईएस्ट पावर ऑफ प्राइम फैक्टर्स लेते हैं, हाईएस्ट पावर ऑफ प्राइम फैक्टर्स लेते हैं। जैसे 2 का 3 और 4 में से सबसे ज्यादा हाईएस्ट पावर कौन कौन सा है, 4 है, तो 2 का पावर 4 इंटू 3 का पावर 1 इंटू 5 का पावर 1। तो ये क्या हो गया, 16 इंटू 15, जो कि मेरा हो जाएगा 240। तो 240 क्या है मेरा, एलसीएम ऑफ 48 एंड 40। तो 240 फिर मेरा ऐसा सबसे छोटा नंबर है जो दोनों 48 से भी डिवाइड हो जाएगा और 40 से भी डिवाइड हो जाएगा। क्लियर। तो हम लोग हमेशा एचसीएफ निकालना हो या फिर एलसीएम निकालना हो तो क्या करते हैं, पहले कोई भी 2 या 3 नंबर का हम लोग क्या करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, फिर उनको पावर ऑफ प्राइम फैक्टर्स के टर्म में लिखते हैं। फिर अगर एचसीएफ निकालना हुआ तो हम लोग क्या करेंगे, हमेशा सबसे छोटा पावर लेंगे एचसीएफ में, और एलसीएम निकालते टाइम हम लोग क्या लेते हैं, सबसे बड़ा पावर लेते हैं प्राइम फैक्टर्स। क्लियर। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 510 एंड 92। तो देखिए इसको कैसे करेंगे। फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। सिमिलरली 92 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो हम लोग 510 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, और 92 को क्या लिख सकते हैं, 2 स्क्वायर इंटू 23, 2 स्क्वायर इंटू 23। तो यहाँ पे 3 का पावर क्या है, 1 है, 5 का पावर भी 1 है, 17 का पावर भी 1 है। तो यहाँ पे मेरा 3 का पावर नहीं है तो 3 का पावर 0, 5 का भी नहीं है तो 5 का पावर 0, 17 का पावर 0, और यहाँ पे मेरा 23 का पावर नहीं है तो 23 का पावर 0। अब एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ ऑफ 510 एंड 92 क्या होगा, 2 का सबसे छोटा पावर 1, 3 का सबसे छोटा पावर
जीरो, 5 का पावर जीरो, 17 का पावर जीरो एंड 23 का पावर जीरो। मतलब ये मेरा एचसीएफ क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। सिमिलरली एलसीएम को कैसे लिखेंगे, सारे जितने भी हाईएस्ट पावर है प्राइम फैक्टर्स के वो लेंगे। 2 का पावर 2, 3 का पावर 1, 5 का पावर 1, 17 का पावर 1, 23 का पावर 1। तो ये कितना आ जाएगा, 4 इंटू 15 इंटू 17 इंटू 23, 15 इंटू 4 60। ये मेरा आ जाएगा 23460। तो ये क्या हो गया, मेरा एलसीएम हो गया। क्लियर, समझ आ गया कि हम लोग कैसे निकालते हैं। हमेशा एचसीएफ में हम लोग क्या लेते हैं, एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो हम लोग पावर्स क्या लेते हैं, लोएस्ट लेते हैं, स्मॉलेस्ट पावर्स लेते हैं प्राइम फैक्टर्स के। और एलसीएम क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल या फिर लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, तो हम लोग क्या लेते हैं, हमेशा बड़े पावर लेते हैं प्राइम फैक्टर्स से। चलिए फिर इस क्वेश्चन का सॉल्व करते हैं। इसमें फर्स्ट क्या करेंगे, 336 का 54 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। पहले 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, सिमिलरली अब 54 को हम लोग प्राइम फैक्टराइज करते हैं। हो गया। अब 336 को और 54 को हम लोग क्या कैसे लिखेंगे, इन टर्म्स ऑफ पावर्स ऑफ प्राइम फैक्टर्स। तो 2 का पावर कितना हो जाएगा, 1 2 3 4, 2 का पावर 4 इंटू 3 का पावर 1 इंटू 7 का पावर 1। और 54 को कैसे लिखेंगे, 54 इक्वल टू 2 इंटू 2 का पावर 1 इंटू 3 का पावर 3। अब यहाँ पे 7 का पावर है नहीं, तो हम 7 का पावर 0 लिख सकते हैं। अब एचसीएफ कैसे होगा, एचसीएफ ऑफ 500, सॉरी, एचसीएफ ऑफ 336 एंड 54 क्या हो जाएगा, 2 का पावर 1 इंटू 3 का पावर 1 इंटू 7 का पावर 0। कितना आ गया, 6 आ गया मेरा। एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम ऑफ 336 54 क्या आएगा, 2 का पावर 4 इंटू 3 का पावर 3 इंटू 7 का पावर 1। तो ये कितना आ जाएगा, 16 इंटू 27 इंटू 7। तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा, 16 इंटू 189। जो मेरे पास कितना आ जाएगा, 189 इंटू 16 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1890। और ये आ जाएगा 3024। तो मेरा एलसीएम कितना आ गया, 3024। और एसीएफ कितना आ गया, 6। क्लियर। तो एसीएफ और एचसीएफ निकालना होगा तो हम लोग फर्स्ट स्टेप क्या फॉलो करते हैं, एसीएफ और एचसीएफ कुछ भी निकालना हो तो हम लोग फर्स्ट स्टेप करेंगे कि हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। जो भी 2 या 3 भी नंबर दिए होंगे तो उनका क्या निकालेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। उसके बाद अगर एसीएफ निकालने बोला तो हम लोग हमेशा बड़े पावर लेंगे प्राइम फैक्टर्स के। और अगर नहीं, एचसीएफ निकालने बोला तो हम लोग क्या करेंगे, हमेशा छोटे पावर्स लेते हैं प्राइम फैक्टर्स के। और एलसीएम निकालने बोला तो हम लोग हमेशा बड़े पावर लेते हैं प्राइम फैक्टर्स के। क्लियर। लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्या बोला है, ये हम दोनों ही क्वेश्चन मैंने एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से लिया है। पर ये क्वेश्चंस बहुत ही कंफ्यूज करते हैं स्टूडेंट्स को। तो देखो इसमें कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो इसमें क्या दिया है, इफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी आर रिटेन एज ए इक्वल टू एक्स क्यूब वाई स्क्वायर। अच्छा, जो भी दिया है पहले उसको लिखेंगे। ए को क्या दिया है, एक्स क्यूब
इंटू वाई स्क्वायर दिया हुआ है, और बी क्या दिया हुआ है, बी दिया हुआ है एक्स इंटू वाई क्यूब। इसमें ऑलरेडी मेरे पास प्राइम फैक्टराइजेशन करके दिया हुआ है, तो मेरे को प्राइम फैक्टराइजेशन करने का जरूरत ही नहीं है। अब क्या निकालने बोला है, एचसीएफ निकालने बोला है। तो एचसीएफ में हम लोग क्या करते हैं, एचसीएफ ऑफ ए एंड बी इक्वल टू, एचसीएफ में हम लोग हमेशा प्राइम फैक्टर्स के कौन सा पावर लेते हैं, छोटा पावर लेते हैं। तो एक्स का जो सबसे छोटा पावर है 1 और 3 के बीच में क्या हो जाएगा, 1, और y का पावर क्या हो जाएगा, 2। तो मेरा क्या हो जाएगा, एक्स वाई स्क्वायर। ये क्या है, मेरा एचसीएफ है। फिर ऑप्शन बी करेक्ट होगा। सिमिलरली सेकंड का सॉल्यूशन करेंगे तो क्या होगा, क्या बोला है, इफ टू पॉजिटिव नंबर्स p एंड q कैन बी एक्सप्रेस्ड एज p इक्वल टू ए बी स्क्वायर, मतलब p इक्वल टू a इंटू बी स्क्वायर, और q को कैसे लिख सकते हैं, q इक्वल टू ए क्यू इंटू बी। एलसीएम निकालने बोला है, तो एलसीएम ऑफ पी एंड क्यू इक्वल टू, एलसीएम में हम लोग क्या लेते हैं, प्राइम फैक्टर्स का बड़ा पावर लेते हैं। मतलब ए की पावर 1 और 3 के बीच में कौन सा लेंगे, ए क्यूब लेंगे और बी स्क्वायर लेंगे। तो मेरा एलसीएम क्या हो जाएगा, ए क्यूब बी स्क्वायर, जो कि मेरा सी ऑप्शन है। क्लियर। तो ऐसे कोई भी क्वेश्चन हो जिसमें वेरिएबल के टर्म्स में दिया हुआ है, तो उस क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होना है। वो क्वेश्चन और भी आसान होता है, मेरे पास ऑलरेडी प्राइम फैक्टरेशन करके दिया हुआ होता है इसमें। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक है रिलेशनशिप बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएफ फॉर टू नंबर्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और इसमें सीबीएसई फ्रिक्वेंटली बहुत ही क्वेश्चंस पूछते हैं। तो चलिए इस टॉपिक को समझते हैं, रिलेशनशिप बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएफ फॉर टू नंबर्स। ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि ये जो रिलेशनशिप अभी बोलेंगे, तो ये हमेशा दो ही नंबर के लिए वैलिड होता है। तो क्या होता है, एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। क्या होता है, एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। सपोज मैं कोई भी फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर्स a and b, HCF of a and b into LCM of a and b इक्वल टू a into b। ये रिलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर्स हो, अगर कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर्स है, तो उसका HCF इंटू एलसीएम क्या होगा, उनके प्रोडक्ट के बराबर। ठीक है, तो ये इस कॉन्सेप्ट के ऊपर सीबीएसई बहुत ही ज्यादा प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चन पूछ चुके हैं, और आगे भी जितने भी अपकमिंग एग्जाम्स हैं उसमें ये कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अब इस कॉन्सेप्ट के ऊपर कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन है, क्या बोला है, गिवन दैट एचसीएफ ऑफ 306 एंड 657 इक्वल टू 9। तो कोई भी मेरा दो नंबर दिया हुआ है, उसका एचसीएफ अगर दिया हुआ है, एचसीएफ क्या है, 306 और 657 का 9 दिया हुआ है, और एलसीएम निकालने बोला है। एलसीएम निकालने बोला है, तो अब एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो मैं ये रिलेशन लिख सकता हूँ। तो अब एचसीएफ की जगह मैं 9 पुट करूंगा, 9 इंटू एलसीएम इक्वल टू 306 इंटू 657। तो एलसीएम इक्वल टू 306 इंटू 657 बाई 9, 9 27,
394 34 इंटू 657, ये क्या हो जाएगा, मेरा एलसीएम हो जाएगा। तो 34 इंटू 657 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 22338, ये क्या है, मेरा एलसीएम है। क्लियर, समझ आया कि कैसे करते हैं। एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ये रिलेशनशिप यूज करना है। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, अब एक कॉन्सेप्ट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। क्या है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। तो इसको, ये कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, या फिर ये थ्योरम क्या बोलता है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड or factorized as a product of primes, and this factorization is unique apart from the order in which the prime factors occurs। मतलब क्या बोल रहा है कि कोई भी कॉम्पोजिट नंबर का हम लोग अगर प्राइम फैक्टराइजेशन निकालें तो हमेशा क्या होगा, यूनिक होगा, अपार्ट फ्रॉम द प्राइम इन विच द प्राइम फैक्टर्स ऑकर्स। मतलब सपोज मैं कोई प्राइम कॉम्पोजिट नंबर लेता हूँ 48 या फिर 60 ले लेता हूँ। क्या करता हूँ, मैं कोई भी कॉम्पोजिट नंबर 60 लेता हूँ, तो 60 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 स्क्वायर इंटू 3 का पावर 1 इंटू 5 का पावर 1। अब ये जो मैंने लिखा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, हमेशा जो मेरा ये जो प्राइम फैक्टराइजेशन है 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, हमेशा इसमें मेरे पास एक ही कॉम्पोजिट नंबर मिलेगा, कोई दूसरा तो नहीं मिल सकता इस प्राइम फैक्टराइजेशन से। हमेशा क्या मिलेगा, 60 ही मिलेगा। तो ये क्या है, यूनिक प्राइम फैक्टराइजेशन है। और इसमें क्या बोला है कि मैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 लिखूं या फिर 5 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 लिखूं, बात तो दोनों में सेम ही है। तो इसीलिए मेरा ऑर्डर जिसमें प्राइम फैक्टर ऑकर हो रहे हैं वो इंपॉर्टेंट या नेसेसरी नहीं है, लेकिन जो फैक्टराइजेशन है या फिर जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो हमेशा यूनिक होगा। क्लियर, चलिए इस टॉपिक के ऊपर कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। अब देखिए क्या बोला है। अच्छा, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर्स में भी आ चुके हैं ऐसे टाइप के क्वेश्चंस, और मैंने ये क्वेश्चन एनसीईआरटी एग्जाम से लिया है। ठीक है, क्या बोल रहा है कि एक्सप्लेन वाई 3 इंटू 5 इंटू 7 प्लस 7 इज अ कॉम्पोजिट नंबर। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करते हैं, कोई भी कॉम्पोजिट नंबर प्रूव कैसे करेंगे। अगर मेरा कोई भी नंबर के पास मोर देन टू फैक्टर्स हो, इनको क्या कहेंगे, कॉम्पोजिट नंबर कहेंगे। तो चलिए देखते हैं इसमें कितने फैक्टर्स है। 3 इंटू 5 इंटू 7 प्लस 7, तो मैं इस दोनों टर्म से 7 को कॉमन लिख सकता हूँ, तो 3 इंटू 5 प्लस 1 हो गया। तो इसमें क्या लिख सकता हूँ, 7 इंटू 16 लिख सकता हूँ। तो ये जो मेरा नंबर है ये 7 से भी डिवाइड होगा, 1 से भी डिवाइड होगा, 16 से भी डिवाइड होगा। तो इसमें क्या मेरा मोर देन टू फैक्टर्स मिल रहा है मेरे को, तो क्या ये प्राइम फैक्टर हो सकता है, कभी नहीं होगा। तो ये डेफिनेटली मेरा कॉम्पोजिट नंबर है, एज इट हैज एज इट हैज मोर देन टू फैक्टर्स, therefore it is a composite number। क्लियर, ऐसे क्वेश्चंस को तो हम लोग कैसे करते हैं, समझ आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या बोला है क्वेश्चन में, if the HCF of 65 and 117 is expressible in the form of 65m minus 117,
देन द वैल्यू ऑफ एम इज। ओके, तो मेरे पास यहाँ पे क्या निकालना होगा, एसीएफ निकालना होगा। तो चलिए पहले एसीएफ निकालते हैं। 65 का फर्स्ट ऑफ ऑल प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। तो 5 से जाएगा 13, 1 117 का सिमिलरली निकालते हैं। 3 से जाएगा इसमें 65 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 5 का पावर 1 इंटू 13 का पावर 1। सिमिलरली 117 को कैसे लिखेंगे, 3 स्क्वायर इंटू 13 का पावर 1। तो इसमें 5 का कोई भी पावर नहीं है, तो 5 का पावर 0, यहाँ पे 3 का पावर 0 हो जाएगा। अब एसीएफ निकालेंगे किसका, 65 और 117 का, तो क्या आएगा, 3 का सबसे छोटा पावर 0, 5 का सबसे छोटा पावर 0 एंड 13 का पावर 1। तो मेरा एसीएफ क्या आ जाएगा, 13 आ जाएगा। अब क्या बोला है कि मेरा जो एसीएफ है 65 और 117 का, वो उसको हम लोग 65m माइनस 117 लिख सकते हैं। तो एसीएफ बराबर क्या है, 65m माइनस 117। एसीएफ का जगह हम लिख सकते हैं 13 इक्वल टू 65m माइनस 117, which implies that 65m equal to 13 plus 117, 65m equal to 130 और m equal to 130 by 65। मेरा m का वैल्यू कितना आ गया, 2। ऑप्शन सेकेंड। क्लियर, समझ आ गया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब ये क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये तो लास्ट 3 इयर्स में सीबीएसई हर साल पूछ रहा है लगभग। 2025 में भी आया था, 24 में भी आया था, 23 में भी आया था। तो चलिए देखते हैं ये क्वेश्चन को कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। एक्सप्लेन वाई 6 टू द पावर n कैन नेवर एंड विद 0। अच्छा, एक कॉन्सेप्ट हम लोग समझते हैं। कोई भी नंबर को अगर जीरो से कोई भी नंबर को अगर जीरो से एंड होना है, तो उसमें क्या होना चाहिए, जीरो से एंड तभी होगा कोई भी नंबर जब उसमें प्राइम फैक्टर्स 2 और 5 प्रेजेंट रहेगा, क्योंकि 2 और 5 के बिना कभी जीरो नहीं बनेगा उसमें। तो कोई भी नंबर को अगर जीरो से एंड होना चाहिए, तो उसमें कंपलसरी क्या है, मेरा 2 भी प्राइम फैक्टर होना चाहिए और क्या होना चाहिए, 5 भी प्राइम फैक्टर प्रेजेंट होना चाहिए। क्लियर। अब देखते हैं 6 टू द पावर n को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 का पावर n। तो इसमें सपोज मैं अगर n इक्वल टू सपोज मैं अगर n इक्वल टू 1 ले लेता हूँ, तो इसमें क्या होगा, 6 की पावर 1 हो जाएगा, मतलब 2 इंटू 3 का पावर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सिमिलरली अगर n इक्वल टू 2 लिया, तो क्या हो जाएगा, 6 स्क्वायर, मतलब 2 इंटू 3 का पावर स्क्वायर। सिमिलरली n इक्वल टू 3 में 2 इंटू 3 का पावर 3 हो जाएगा। n इक्वल टू 1000 लिया, तो क्या हो जाएगा, 6 का पावर 1000, मतलब 2 इंटू 3 का पावर क्या हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। तो इसमें कहीं में भी हम देख सकते हैं क्या कि 5 मिल रहा है मेरे को, नहीं मिल रहा है, कहीं पे भी नहीं मिल रहा है। तो अगर 2 प्रेजेंट हो सिर्फ, अगर 5 ना हो, तो कभी वो जीरो बन सकता है क्या, नहीं बनेगा। और अगर जीरो नहीं बनेगा, तो 6 की पावर कभी एंड भी नहीं हो सकता है जीरो से। Therefore, as is does not have 5 as its factor, therefore, as it does not have 5 as its factor, therefore 6 to the power n can never end with 0। क्लियर। सिमिलरली अगर कोई भी नंबर दे दे मेरे पास
कोई भी नंबर दे दे, 8 की पावर n दे दिया, तो उसमें भी क्या होगा, 2 इंटू 4 की पावर n, मतलब 2 की पावर 3n हो जाएगा। तो इसमें भी क्या है, कहीं पे भी 5 नहीं मिल रहा है, तो सिमिलरली हम लोग लिख सकते हैं कि इसमें भी कैन नेवर एंड विथ 0। कोई भी मेरे पास दूसरा नंबर दे दे, 12 दे दे, तो हम लोग लिख सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, अगर 2 और 5 दोनों मेरे पास प्राइम फैक्टर्स मिल जाए तो वो हमेशा क्या होगा, 0 से एंड होगा। अगर नहीं मिला तो वो 0 से कभी एंड नहीं हो सकता है। क्लियर? लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, और ये सीबीएसई 2010 में भी आ चुका है ये क्वेश्चन। देखिए क्या बोला है इस क्वेश्चन में, देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड द स्पोर्ट्स फील्ड। एक सर्कुलर पाथ है अराउंड द स्पोर्ट्स फील्ड। सोनिया टेक्स 18 minutes to drive one round of the field, while Ravi takes 12 minutes for the same। अच्छा, तो सोनिया मेरे पास एक इंडिविजुअल है और एक रवि है। तो सोनिया 18 मिनट्स लेता है और रवि 12 मिनट्स लेता है। अब क्या बोला है, सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एट द सेम टाइम एंड गो इन द सेम डायरेक्शन। अच्छा, तो दोनों क्या कर रहे हैं, दोनों सेम पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं। सपोज वो लोग दोनों यहाँ से स्टार्ट किया हो, ये सोनिया है, ये रवि है, ठीक है, और दोनों क्या बोला है, सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो दोनों सेम वे में ही चलेगा। अब क्या बोला है, आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स, आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन। मतलब अगर दोनों सपोज एक पॉइंट पे चालू किया है, तो दोबारा वो लोग कब मिलेंगे। ठीक है, तो इसमें मैं दोनों का इंडिविजुअली एनालाइज करता हूँ। फर्स्ट जैसे सोनिया का अगर लिया, तो सोनिया फर्स्ट राउंड कितने देर बाद कंप्लीट करेगा, 18 मिनट पे, तो उसका फर्स्ट राउंड क्या होगा, 18 मिनट्स बाद कंप्लीट होगा। फिर उसका सेकेंड राउंड कितने टाइम बाद कंप्लीट होगा, 36 मिनट्स में। उसके बाद कितने होगा, 54। उसके बाद कितने टाइम बाद होगा, 72। उसके बाद कितना देर बाद होगा, ऐसे करके 18 जोड़ते जाएंगे, तो उसका हर एक राउंड कंप्लीट होता जाएगा। सिमिलरली रवि के लिए फर्स्ट राउंड कितना देर बाद कंप्लीट होगा, रवि कितना देर बाद कंप्लीट करेगा, 12 मिनट्स बाद। इसका सेकेंड राउंड कब कंप्लीट होगा, 24, देन 36, देन 48, देन 60, देन 72, ऐसे करके चलता जाएगा। अब देखते हैं कि आफ्टर क्या पूछा है, आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन। तो वो लोग कब दोबारा मिल रहे हैं, सबसे पहली बार स्टार्टिंग के बाद कब दोबारा मिल रहा है, एट 36 मिनट्स। 36 मिनट्स में सोनिया क्या कर रहा है, सोनिया का 2 राउंड कवर हो रहा है, लेकिन वही रवि का 3 राउंड ऑलरेडी कवर हो रहा है। नंबर ऑफ राउंड अलग है, लेकिन क्या दोनों एक ही पॉइंट पे मीट कर रहा है दोबारा, 36 मिनट्स पे। उसके बाद कब मीट करेगा, 72 मिनट्स पे। तो 36 मिनट्स का इंटरवल में वो लोग क्या कर रहे हैं, मीट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। तो मेरा इसमें सबसे छोटा या फिर सबसे पहली बार कब मीट करेगा, आफ्टर 36 मिनट। अगर दोनों सपोज 6 बजे स्टार्ट किया होगा, तो वो लोग दोबारा कब मीट करेंगे, 6:36 पर मीट करेंगे। क्लियर? ये सब क्वेश्चन में हम लोग कैसे निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं 12 और 18 का, तो क्या आएगा, 36 आएगा। क्लियर? हम लोग इसको डिटेल में इसलिए समझे क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन पे हम लोग को ये तो पता रहता है कि एलसीएम निकालना होता है, लेकिन क्यों निकालते हैं ये समझ नहीं होता है। तो हम लोग अच्छे से समझ लें कि क्यों 36 आएगा मेरा आंसर। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, दे विल मीट, देयरफॉर दे विल मीट आफ्टर 36 मिनट्स। क्लियर? आज के लिए बस इतना ही। आप लोगों का सबका बहुत ही थैंक यू।
तो चलिए हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।